गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिवाइड करते हैं। इसके बाद हमने कुछ स्पेशल टर्म्स डिस्कस किए थे। जैसे हमने कॉन्जुगेट डिस्कस किया था, मॉडुलस डिस्कस किया था। आज जो हम स्टार्ट करेंगे पहला टॉपिक अपना, दैट विल बी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी अभी तक हम जिस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ते आए थे a+ib, उसको ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बिफोर दैट थोड़ा सा इसमें पीछे मैं आपको क्लास 10th के बेसिक्स पे आपके ले चलूँगा। सो क्लास 10th और 9th में हमने नया सिस्टम पढ़ा था, दैट इज़ कार्टेशियन सिस्टम। तो कार्टेशियन सिस्टम क्या था, वहाँ हम रिप्रेजेंट करते थे पॉइंट्स को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। दो एक्सिस हुआ करती थी वहाँ, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन कहलाता था। और उस पूरे प्लेन को जहाँ पे आप नंबर सिस्टम के रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे, उसे हम क्या बोलते थे, कार्टेशियन प्लेन बोलते थे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि अब हम कार्टेशियन नंबर सिस्टम से बाहर निकल रहे हैं, तो टर्मिनोलॉजी भी थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाएगी। यानी जैसे अभी तक आप जिस एक्सिस को एक्स एक्सिस समझते थे, अब उसका नाम कुछ और हो जाएगा। सो नाउ दिस एक्सिस एंड दिस होल सिस्टम विल बी चेंज्ड। सो वट एवर वॉज अवर एक्स एक्सिस, अब ये एक्स एक्सिस यहाँ नहीं कहलाएगी, इसे हम बोलते हैं रियल एक्सिस। जो वाई एक्सिस थी, इसका नाम चेंज हो गया, अब क्या हो जाएगा, दिस विल बी इमेजिनरी एक्सिस। ये पूरा प्लेन जहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, इसका नाम है टैंजेंट प्लेन, या इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका, if z is a complex number 3 + 4i, तो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो z will be written as रियल पार्ट ऑफ z, कॉमा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। यानी जो वहाँ x कोऑर्डिनेट होता था वो यहाँ रियल पार्ट ऑफ z रहेगा, जो वहाँ y कोऑर्डिनेट होता था कार्टेशियन सिस्टम में, वो यहाँ इमेजिनरी पार्ट रहेगा z का। यानी z की वैल्यू इस स्ट्रक्चर में, ऑर्डर्ड पेयर स्ट्रक्चर में क्या बनेगी, दिस विल बी 3,4, और 3,4 रिप्रेजेंट करना सभी को आता है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। दिस विल बी दिस पॉइंट। सो p विल बी द पॉइंट 3,4 विच रिप्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर z। p वो पॉइंट है जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर z को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। represent z in टैंजेंट प्लेन। तो इसी तरह चेंज होता जाएगा। प्लॉटिंग का तरीका वही है जो क्लास 9 10th में सीखा। अगर z की वैल्यू हो गई 3 - 4i, तो अभी तक ये जो, इसको ले लेते हैं, चलिए अब यहाँ देखिए z और इसमें क्या अंतर है, ये z कॉन्जुगेट। इफ दिस इज z, तो z का कॉन्जुगेट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। तो z बार को आपको अब यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है 3 और -4, सो 3 and -4 डाउन साइड टू समवेयर हियर। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, दिस विल बी अ न्यू पॉइंट, लेट अस नेम दिस एज q। वो डिनोट करेगा किसको, दिस विल, q इज डिनोटिंग z कॉन्जुगेट। सो p रिप्रेजेंट z एंड q रिप्रेजेंट z कॉन्जुगेट। ये तो हो गया। अब इसी तरह कोऑर्डिनेट चेंज होते जाएंगे, जैसे x और y में प्लॉट करते थे वैसे ही प्लॉट कर लेंगे।
यानी इसका मतलब क्या निकला, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट हम लिखेंगे यहाँ पे कि notice every point in argand plane represent a complex number। यानी इस प्लेन के अंदर कहीं भी कोई भी पॉइंट होगा वो हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करेगा। और इसी स्टेटमेंट को दूसरे तरीके से हम क्या कह सकते हैं, every complex number can be represented in argand plane। तो अब मान लीजिए कि आपको यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया गया, आपको बोला गया कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो है आपके, लेट अस अज्यूम दिस इज -4 एंड -4 -4, -4, दिस इज अ पॉइंट A in the complex plane whose coordinates are -4, 4. So you have to tell that A represents which complex number। so A किसको represent कर रहा है, A is representing -4 plus 4i। तो हमें पता है कि पहला पार्ट जो है वो रियल पार्ट को डिनोट करता है, दूसरा पार्ट हमारा इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करता है। so इस तरह अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो पॉइंट बना सकते हैं, पॉइंट दिया है तो कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं। तो ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गेंड प्लेन में। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है, जो हमने पढ़ा था, कुछ प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे। किसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, वन बाई वन वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस। अभी हमने देखा कि कॉन्जुगेट क्या रिप्रेजेंट करता है। कॉन्जुगेट आपका रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर को एक प्लेन में। कैसे रिप्रेजेंट करता है, तो हमने देखा कि अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उसका कॉन्जुगेट कहाँ आएगा, कॉन्जुगेट उसका आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। पोजीशन चेंज होती जाती है। अब जो है कुछ बेसिक प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए अगर आपसे किसी ने कहा कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस करना है और उसके कॉन्जुगेट, जैसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, अगर आपसे कहा गया व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ z प्लस z बार, ये क्या होगी, बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है। तो हमें पता है कि z और z बार में क्या अंतर होता है, कोई अंतर नहीं होता है, बस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। यानी कि z और z बार में रियल पार्ट आपस में ऐड हो जाएंगे और इमेजिनरी पार्ट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अगर ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसका मतलब क्या निकलेगा कि कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर उसके कॉन्जुगेट का सम करेंगे, सो यू विल गेट 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। कोई भी एग्जाम्पल लेके देख लेंगे, अगर z इज़ 3 + 4i, सो z बार विल बी 3 - 4i। प्लस करेंगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू 6, विच इज़ 2 टाइम्स ऑफ 3। इसका रियल पार्ट क्या था, 3 था। ये मैं इस तरह प्रूफ नहीं करूँगा कि प्रॉपर्टी, ये बेसिक एग्जाम्पल से आप लोग समझ लेंगे, कोई गलती नहीं है इसमें, कोई खास चीज़ नहीं है जिसको मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करूँ। और ये प्रॉपर्टी आपको याद भी नहीं करनी है, सिर्फ एक बार समझ के अपने दिमाग में बैठा, जिससे अगर कोई आपसे पूछे तो अचानक से आप उसको इसका आंसर बता सकें। z - z बार क्या होगा, अब z - z बार, z और z बार में क्या अंतर है, रियल पार्ट सेम है और इमेजिनरी पार्ट का साइन अपोजिट है। जब माइनस होगा तो इस बार रियल पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस विल बी 2i 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। So z plus z bar is 2 times of real part of z, z minus z bar is 2 times of imaginary part of z। अब अगर आपको बोला गया कि मान लीजिए z1 plus z, इस पूरे का कॉन्जुगेट बताइए क्या होगा, तो बेसिक ये कॉन्जुगेट स्प्लिट हो जाएगा। दिस विल बी z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। यानी आप इन दोनों को ऐड करो फिर कॉन्जुगेट निकालो,
या दोनों का कॉन्जुगेट निकाल के ऐड कर लो, दिस विल बी सेम, नथिंग न्यू इन अबाउट इट। एक्चुअली इसको माइनस भी कर लेती है ना, एक साथ हो जाएगा। यही प्रॉपर्टी माइनस के लिए अप्लाई होती है। ये तो हो गया आपका प्लस और माइनस के बारे में। अगली प्रॉपर्टी Z1 इंटू Z2 होल कॉन्जुगेट, Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट, दोनों का प्रोडक्ट होगा तो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जब दोनों का डिवीज़न होगा होल डिवाइड है, दिस विल बी Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट, दिस विल बी सेम, नथिंग विल बी इट। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी थी जो हो गई आपकी कॉन्जुगेट की। अब कॉन्जुगेट का पार्ट खत्म। तो कॉन्जुगेट को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है ये भी बता दिया, कॉन्जुगेट की बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी ये समझा दी। अब हम सीखेंगे कि मॉडुलस क्या होता है, ज्योमेट्रिकली मॉडुलस क्या बताता है हमें। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसीडर करते हैं, जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया था p, इसकी वैल्यू आई थिंक थी 3,4। सो p डिनोट्स z and z is 3 plus 4i. Let us assume that o denotes the origin. So now this will be OP. If you will find the length of OP by distance formula, तो ये आएगी, अच्छा ओ भी कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके 0,0। ओ किसको रिप्रेजेंट करता है, ओ इज रिप्रेजेंटिंग 0 प्लस 0i, दिस इज 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। सो OP इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, OP इज 5। सो OP की लेंथ आ गई 5। अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 3 प्लस 4i, तो आपको मैंने मॉडुलस ऑफ z निकालना सिखाया। मॉडुलस ऑफ z कैसे सिखाते हैं, इफ z इज x प्लस आई बाई, तो मॉड z क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस विल बी अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो यहाँ से मॉड z की वैल्यू आ जाएगी 5। अब आप बोलेंगे प्लस माइनस 5, तो आती प्लस माइनस 5, लेकिन अभी मैं सिर्फ 5 में कंसिडर करूँगा, पॉजिटिव फैक्ट, नेगेटिव फैक्ट कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ध्यान से देखिए, जो मॉड z की वैल्यू आई थी वही इस कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से डिस्टेंस आई है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये हमें क्या बताता है, लेंथ ऑफ OP represents modulus for complex number Z1। अगर इसको हम Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम कर लेते हैं तो क्या होगा, Z1 को डिनोट कर रहा है P, तो P की ओरिजिन से जो लेंथ होगी, यानी अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए, मान लीजिए हमने सेकेंड क्वाड्रेंट में एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर क्यों डिनोट कर रहा है, लेट अस अज्यूम दिस इज Z2, तो Z2 का मॉडुलस क्या होगा, इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस। यानी अभी के लिए हम ये समझ लेंगे कि मॉडुलस किसको रिप्रेजेंट करता है, मॉडुलस इज रिप्रेजेंटिंग लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन, लेंथ ऑफ द पॉइंट जॉइनिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ओरिजिन। सो लेंथ ऑफ OP रिप्रेजेंट मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब क्योंकि मॉडुलस डिनोट कर रहा है लेंथ को, तो आपको पता है कि लेंथ की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो जब ये नेगेटिव हो नहीं सकती तो माइनस वैल्यू यहाँ कंसिडर नहीं किया जाता। तो मॉडुलस क्या बताता है, मॉडुलस आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के पॉइंट के ओरिजिन से लेंथ बताता है। इसको लिख लीजिएगा। अब जैसे कॉन्जुगेट में छोटी छोटी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वैसे ही छोटी छोटी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम मॉडुलस के केस में। क्या होगा मॉडुलस के केस में, कुछ भी नहीं होगा, जैसे कॉन्जुगेट करते हैं वैसे ही यहाँ
पहली चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपको बताया कि याद रखें, मॉड ऑफ जेड की वैल्यू विल बी ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 कब होगी? अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अगर वो एक पॉइंट है जो 0 + 0i को रिप्रेजेंट करता है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या है? 0। बाकी सबके लिए जो भी लेंथ होगी, सो लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 की पहली प्रॉपर्टी। देन सेकेंड प्रॉपर्टी, मॉडुलस की जो वैल्यू है वो हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट मॉड जेड विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन रियल पार्ट ऑफ सेट इक्वल टू किस केस में होगा वो बताता हूँ। देखिए, अगर z1 है आपका 3 + 4 तो मॉड z1 विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 3। लेकिन कॉन्सेप्ट बड़ा ही होगा क्योंकि ये √3² + 4²। लेकिन अगर z2 आपका एक प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 0 है, इस केस में z2 का मॉड क्या होगा? मॉड ऑफ z2 निकालेंगे, इसमें भी √3² + 0², इसमें 3, इसमें मॉडुलस ऑफ z2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी पहली प्रॉपर्टी, मॉडुलस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का 0 से तो बड़ा ही होगा। दूसरा, उसके इमेजिनरी पार्ट से बड़ा होगा, इक्वल भी हो सकता है। किसी को आप चाहें तो इसको ऐसे ही यहाँ लिख लीजिएगा, दिस इज ऑल्सो फॉर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इसको अलग से लिखिए, इस तरह लिखेंगे मॉड z इज ग्रेटर इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। दिस विल बी योर थर्ड प्रॉपर्टी। याद फिर से बता रहा हूँ, याद कुछ नहीं करनी, सिर्फ एक बार सुन लेनी है, समझ लेनी है अच्छे से। एक बार समझ लेंगे तो याद रहेगा। और मॉड ऑफ z इज ऑलवेज इक्वल टू मॉड ऑफ z²। अगर z है 3 + 4i और z² है 3 - 4i, दोनों का सबको मॉडुलस निकालिएगा, सेम है। स्क्वायर करेंगे तो वाला पार्ट आपस में क्या हो जाता है? +1। जैसे मान लीजिए मॉड ऑफ z1 + z2 एडिशन वाली प्रॉपर्टी जो कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी से z1 और z2 का सम करना है। ये प्रॉपर्टी यहाँ एग्जीक्यूट होगी या नहीं? क्या हम इसको सेपरेटली मॉड ऑफ z1 + मॉड ऑफ z2 लिख सकते हैं? देखते हैं। z1 ले लिया 3 + 4, z2 ले लिया 2 + 5i। मॉड z1 कितना होगा? 3² + 4² और z1 will be 5। मॉड z2 कितना होगा? 2² will be 4 and 25। This will be 29। क्या हम उसको मॉड z1 + मॉड z2 लिख सकते हैं? देखो हिसाब से यहाँ प्लस करो सेपरेटली। अब देखो, ये तो राइट हैंड साइड वाला, ये जो निकालेंगे इससे राइट हैंड साइड बनेगा, यानी इसका आगे आ जाएगा 5 + 2 = 29। और लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं z1 + z2। z1 + z2 वैल्यू जाएगी 3 + 2 5 and 4 + 5 will be 9 है। तो क्या ये सेम होगा? अब अगर आप निकालें मॉड ऑफ z1 + z2 तो ये जाएगा √25 + 81। दिस विल बी √6। ये दोनों रिजल्ट सेम नहीं है। दिस इज योर राइट हैंड साइड, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। इसलिए ये जो प्रॉपर्टी इसी तरह याद रखिएगा, ये कॉन्जुगेट में तो वैलिड है लेकिन मॉडुलस के केस में नॉट वैलिड है। तो
मॉडुलस के केस में ये वैलिड नहीं होती है। तो अगर प्लस की नहीं होती है तो माइनस की भी नहीं होती होगी। ठीक है, सो प्लस सीख लिया, माइनस सीख देख लिया। अब प्रोडक्ट देख लिया। प्रोडक्ट के केस में एग्जिस्ट करती है नंबर 6 mod of z1 into mod of z2 into mod z1 into mod z2। ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टी थी, कुछ खास इसमें था नहीं, लेकिन एक बार समझेंगे क्योंकि कई बार ये प्रूव करने को दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेके प्रूव करने को बोल देता है कि प्रूव करके दिखाइए कि दिस इज ट्रू और नॉट। एक बार देख के रहेंगे तो जनरल आइडिया बनेगा। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने आज सीखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किस प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, उस प्लेन का नाम क्या है, एक्सिस को क्या बोलते हैं। देन हमने कॉन्जुगेट का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन सीखा, हमने मॉडुलस का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन सीखा। अब इसके बाद इसमें जो एक टॉपिक और है वो है आर्गुमेंट। थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लेते हैं, बाकी आर्गुमेंट एक बड़ा टॉपिक है, इसको हमको सेपरेट एक लेक्चर में कवर करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दिस इज आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड दोनों सेम ही है। अब मैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमने कंसीडर किया था उसकी वैल्यू थोड़ी सी चेंज करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि z1 इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + i। अभी आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है तो मैं भी थोड़ा सा इसमें आपको हल्का सा कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी, इतना तो करिए। तो अगर 1 + i है यानी इसका ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म क्या है 1, 1। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि पॉइंट भी है 1, विच रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर z1। सो इफ दिस विल बी 0 कॉम्प्लेक्स नंबर, सो OP विल बी रिप्रेजेंटिंग, OP किसको रिप्रेजेंट करेगा, मॉडुलस ऑफ z1। अब ये लाइन एक एंगल बना रही है रियल एक्सिस के साथ, इट इज नोन एज थीटा। सो एंगल मेड बाय लाइन OP विथ रियल एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो एंगल बनाएगी OP लाइन रियल एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अलग अलग पार्ट। पहला पार्ट है एंगल, वो एंगल जो ये लाइन बनाएगी। अब एंगल बनाएगी तो किसी लाइन से बनाएगी, किस लाइन से बनाएगी, रियल एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस कुछ लेना देना नहीं है विथ रियल एक्सिस। किस डायरेक्शन में बनाएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाएगी। विल बी नोन एज आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड इज आर्गुमेंट और दिस इज एम्पलीट्यूड। तो इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखिए। ये पॉइंट 2 था, इसका नाम दे देते हैं A। सो tan ऑफ थीटा क्लास 10th में पढ़ा है, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस विल बी PA अपॉन OA। ये की वैल्यू 1, OA की वैल्यू 1, यानी tan थीटा की वैल्यू आ गई 1। मेरे को ये बताइए कि tan का कौन सा एंगल 1 होता है। क्लास 10th में आपने पढ़ा तो आपने पढ़ा था tan थीटा। अगर इसको एंगल में कन्वर्ट करें तो दिस विल बी tan ऑफ 45 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू क्या आएगी 45 डिग्री। सो द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर एंगल के फॉर्म में, हालांकि इस तरह लिखते नहीं, हम उसको पाई रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, वो भी सिखाएंगे। उसको क्या बोलेंगे हम, अभी के लिए हम समझेंगे दिस विल बी 45 डिग्री। और नेक्स्ट क्लास में जब हम चारों क्वाड्रेंट सीखेंगे, चारों क्वाड्रेंट में कैसे रिप्रेजेंट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर को, अलग अलग उनका आर्गुमेंट निकालना सीखेंगे। वहाँ मैं आपको बताऊँगा कि इसको रेडियन फॉर्म में कैसे लिखते हैं और एक्चुअली इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है। वैसे तो tan के बहुत सारे एंगल हैं जिनकी वैल्यू 1 होती है। जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि देयर आर इनफाइनाइट एंगल्स ऑफ
tan ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सच दैट इनकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। अगर आप लोगों ने अभी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, फिज़िक्स में स्टार्ट किया होगा क्लास 9, अगर 10th में भी आपने जी का कुछ बेसिक पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि जो हमारा साइन थीटा है इसकी वैल्यू सबसे कम होती है -1, सबसे ज़्यादा हो सकती है +1, यानी साइन की वैल्यू -1 और +1 के बीच में होती है। इसी तरह tan की वैल्यू नहीं होती। हालांकि आपका होमवर्क है, तो अगर आप चाहें तो थोड़ा सा सर्च करके मेरे को बताइएगा कि tan की सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या हो सकती है। बाकी तो जब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो सब बहुत डिटेल में पढ़ना है। फॉर द टाइम बिंग दिस इज सफिशिएंट, so that's for all today. Thank you very much. Have a nice day.